कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंथन में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। चुनाव के ऐन वक्त पर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने मनपसंद के विधायक को बैठा लिया। इसी बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को नाकारा, धोखेबाज, परिवारवादी भी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष ने भी योगी पर निशाना साधा और अब ये सवाल है कि आखिर छलिया कौन है। लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, ये धोखा उनके साथ संभवतः नहीं होता है। जब सदन में बजट पेश हुआ था कि ये लोला है, माननीय उपाध्यक्ष जी, जब आज आपको यहाँ बैठा दिया गया तो वही लोला है आपके लिए। तो यही हम कह रहे हैं कि भाई आखिर छलिया कौन है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक साथ एकजुटता दिखाकर समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया। 368 वोट पड़े, जिसमें 304 वोट नितिन अग्रवाल को मिले और 60 वोट समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को मिले। अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र कुमार वर्मा, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र कुमार वर्मा नाम है इनका। इनके नाम में राम नहीं है, नरेंद्र कुमार वर्मा नाम है इनका। और इनको 60 वोट मिले। समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है विधानसभा में, समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा में स्थिति है, उसके मुताबिक अगर देखें तो पार्टी के कुल 48 विधायक हैं, लेकिन वोट उनको 60 मिले हैं। खबर ये है कि करीब 6 विधायकों ने, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं और बागी हो चुके हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट दिए। अब कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है वो बेहद ज़बरदस्त हो गई और देखने में ये आया कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, विधानमंडल में विधानसभा के में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राम गोविंद चौधरी, उन्होंने तमाम तरीके से आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए। और जब मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी धोखेबाज है, नरेंद्र कुमार वर्मा के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और नरेंद्र वर्मा के साथ धोखा किया है, अगर पार्टी को उनको बनाना ही था तो ऐसे में क्यों उतारते, पहले क्यों नहीं उन्होंने उतारा। ये बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री ने किए और बड़ा मुस्करा कर मुख्यमंत्री ने, जो उनकी शारीरिक भाषा थी ना, वो देखने लायक थी। वो जब ये सब पूरा चुनाव हो गया ना, तो विजयी मुद्रा में जब सदन में वापस आए तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया और मास्क भी मुंह से हटा लिया ताकि उनकी मुस्कुराहट सदन देख सके। मुख्यमंत्री ने ज़बरदस्त एक के बाद करारे प्रहार किए विपक्ष पर और कहा कि भाई देखो, हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश पार्टी है और समाजवादी पार्टी के लिए उसका परिवार ही एक पार्टी है। यही वजह है कि 4.5 साल में समाजवादी पार्टी विपक्ष का एक उम्मीदवार नहीं ला सकी। अपने विधायकों से तो धोखा किया ही, पूरे विपक्ष को एक राय नहीं कर सकी। वो उत्तर प्रदेश क्या चलाएंगे। योगी जी की जो बातचीत थी ना, उसका स्वर भी यही था। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बड़ा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदन में उपाध्यक्ष चुनाव के नाम पर एक शक्ति प्रदर्शन भी किया और ये कहा भी उन्होंने कि भाई ये चुनाव बहुत कुछ कह रहा है। मुख्यमंत्री ने इन बातों को कहा कि ये चुनाव बहुत कुछ कह रहा है। अब आप देखेंगे, लेकिन इससे पहले, चुनाव से ठीक पहले जो स्थितियां बनी, विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, उससे ठीक पहले कांग्रेस के विधायकों ने और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर काले गुब्बारे उड़ाए और हंगामा किया। उनका मुद्दा था
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काले गुब्बारे उड़ाए, गैस सिलेंडर लेकर, महंगाई, कानून व्यवस्था, ये मुद्दा था। ये दृश्य भी सुबह विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव से पूर्व हमें देखने को मिले। वहाँ उत्तर प्रदेश की ये विधानसभा है और वहाँ चूंकि असली वाला सिलेंडर लेकर जा नहीं सकते विधानसभा के अंदर या बाहर, तो ये उसके जो कटआउट्स समाजवादी पार्टी के विधायक लेकर गए थे और उन्होंने करारी चोट सरकार पर की। निशाना साधा कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, बातें बहुत हो गई, महंगाई पर कुछ काम कीजिए। काले गुब्बारे भी उड़ाए गए। ये लोकतंत्र में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं और पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे विधायक, सदन के अंदर भी गुब्बारे लेकर जाने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद ये अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी विधायक हैं, आराधना शुक्ला मोना, MLC दीपक सिंह, तमाम ऐसे नेता दिख रहे हैं जो विधान परिषद या विधानसभा में हैं। इन लोगों ने एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद फिर सब अंदर गए, चुनाव हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो कुछ देखने को मिला, वो तस्वीरें जो देखने को मिली, वो एक तरीके से बड़ी कुल मिलाकर जो तस्वीरें थी वो एक तरीके से जनता जो विपक्ष था उसकी भूमिका अदा करने वाली थी, वे जनता को जगाने वाली थी। लेकिन अंदर जब चुनाव, विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो तमाम बातें, नेता प्रतिपक्ष ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव न करा के एक तरीके से आमतौर पर अगर इतिहास इस बात को ये रहा है, विधानसभा की परिपाटी रही है कि अध्यक्ष अगर सत्ता दल का है तो उपाध्यक्ष दूसरे दल का होना चाहिए, मतलब प्रतिपक्ष का होना चाहिए। लेकिन जब उनकी इन बातों पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उन्हें याद दिलाया कि भाई जब आप सरकार में आए थे तो क्या आपने ये पद विपक्ष को दिया था, ये सवाल भी खड़ा किया। समाजवादी पार्टी के लोगों को बगले झाँकने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अगर इस पूरे चुनाव को देखें, बड़े घटनाक्रम को देखें तो एक बहुत जबरदस्त दांव भारतीय जनता पार्टी ने चला है। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं और कई दलों में कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू करने वाले नरेश अग्रवाल, हरदोई नरेश, उनके बेटे हैं। और पिछले दिनों अभी अखिलेश यादव ने एक बयान हरदोई में जाकर राजपाल कश्यप के पिताजी की 13वीं में जाकर दिया था कि नरेश अग्रवाल माफ़ी मांगे तो पार्टी में हम ले लेंगे उनको। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब आज नितिन अग्रवाल को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाकर दे दिया। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक कौशल है जो वो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर तमाम तरीके से अपने विरोधियों को चित करने के लिए इस तरीके के दांव लगाया करती थी। पहले राजनीति में मुलायम सिंह का धोबी पाठ और चरखा दांव ही मशहूर था, लेकिन अब योगी भी कई दांव लगाने लगे हैं और पटकनी देने में बहुत माहिर हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। 4.5 साल में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे ना तो उन्होंने बहुत सारे दांव सीख लिए, उसमें चरखा दांव भी है। और शायद ये योगी जी का चरखा ही दांव था कि समाजवादी पार्टी की किलस कर रह गई। उत्तर प्रदेश की भाषा में किसी जब बहुत टीस होती है ना तो उसे किलेसना कहते हैं, तो किलस गई है। ये नरेश अग्रवाल के सुपुत्र हैं नितिन अग्रवाल, ताजे ताजे विधानसभा उपाध्यक्ष आज ही बने हैं। ये प्रसन्न है लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में हुआ क्या। अगर इनके हाव भाव देखें तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या है आखिर। मुख्यमंत्री ने नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल जो उपाध्यक्ष चुने गए विधानसभा के, उनके निर्वाचन के बाद मुख्यमंत्री ने किस तरीके से निशाना साधा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे विपक्ष पर, वो जरा सुनाएंगे आपको। समाजवादी पार्टी सदन के सामने रखी होती तो मुझे लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, धोखा उनके साथ संभवतः नहीं होता। और मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि आप लोगों ने धोखा किया है और कम से कम मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं थी। मैं मानता था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप बलिया की धरती से हैं तो अपने क्रांतिकारी तेवर दिखा करके 3 साल पहले, 4 साल पहले अपने पार्टी के अंतर विरोधों को दूर करते हुए
कोई अच्छा नाम सामने लाते हैं। और हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई एक समन्वय होना चाहिए अच्छा, लेकिन आप लोग विफल रहे। आप अपने सदस्यों को भी नहीं पहचान पाए, आप अपने सदस्य को ही धोखा देना चाहते थे। परिणाम क्या होने जा रहे हैं ये जानते हुए भी जबरदस्ती चुनाव में आप धकेल करके उनके समय को भी खराब कर रहे थे। फील्ड में कुछ नया कुछ देखने को मिला है, चाहे वह गरीब कल्याण के लिए हो, युवाओं के कल्याण के लिए हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, किसानों के उत्थान और उनके उन्नयन के लिए हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से देश के सामने उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करने का हो, या फिर प्रदेश के बारे में जो एक धारणा थी देश की दुनिया की, उस धारणा को बदलने का रहा हो। विगत 4.5 वर्ष के दौरान ये कार्य सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मिलकर के योगी जी ने साफ कहा कि भाई अपने आप जिनको आपको पता था कि परिणाम क्या होने वाले हैं, परिणाम जो सामने आया वही होने वाला है। आपने कोई अच्छा प्रत्याशी, कोई अच्छा योग्य प्रत्याशी 4.5 साल में दिया नहीं, और जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो आपने उसमें अड़ंगा डाला और कोई भी ऐसा नाम आपने दिया नहीं। अब नरेंद्र सिंह वर्मा को आपने लाके फंसा दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर जितना जोश खरोश नरेंद्र सिंह वर्मा ने सदन में अपने निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने के दौरान भाषण में इतना जोर शोर लगाया, उतनी ही एनर्जी अगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाते तो शायद अपनी बात वो जनता तक पहुंचा पाते, जनता का भी भला होता और विधायक जी का भी भला होता। ये बात समझ में नहीं आई। भाई ये एक प्रक्रिया है। विपक्ष को पता था कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर काबिज है, और सत्ता पक्ष की नीयत के बारे में भी विपक्ष को पता है। सत्ता पक्ष ने जानबूझकर ये किया। क्या भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं था अगर आप ही ये काम कर रहे थे? लेकिन तकनीकी तौर पर माफ कीजिएगा, तकनीकी तौर पर नितिन अग्रवाल अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और यही वजह है कि वही वाली बात हो गई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये कहावत है कि भाई काम निकल गया और हम पर तोहमत भी नहीं आई। भाई नितिन अग्रवाल जब से समाजवादी पार्टी के बागी हुए हैं तब से आपके खेमे में बैठ रहे हैं, तो वो विपक्ष का चेहरा कहां हो गए? ये विपक्ष में कहां हो गए? लेकिन ये तय था कि भाई विपक्ष को उपाध्यक्ष के पद का देना ही नहीं है। अगर कहीं मामला तकनीकी रूप से फंसता है तो ये बता देना है कि भाई हमने तो विपक्ष का ही चेहरा कर दिया, जो विधायक बना विपक्ष में है। तो ये राजनीति है, वार पलटवार का खेल। लेकिन विपक्ष या समाजवादी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, नरेंद्र वर्मा का चुनाव लड़ने का प्रश्न है, तो ये चुनाव प्रतीकात्मक होता है। अगर सत्ता पक्ष को विपक्ष को विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी देनी होती तो सर्वसम्मति सर्वसहमत से दे देता। इस पूरे प्रकरण से साफ है कि सत्ता पक्ष की मंशा विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी विपक्ष को देने की बिल्कुल नहीं थी। इस चुनाव के माध्यम से या जो भी रणनीति अपनाई गई हो उसके तहत ये किया गया कि भाई एक अपना ही आदमी, भले ही उसका मुखौटा समाजवादी पार्टी का भी लगा हुआ है, उसको अब बैठा दीजिए, बैठा दिया। सवाल यही है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तमाम इस तरह के जो संवैधानिक पदों के चुनाव होते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब सत्ता पक्ष प्रचंड बहुमत के साथ में काबिज होता है तो विपक्ष को लगता है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक
प्रतीक के रूप में। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। और विचारधारा ये कहती है नरेंद्र वर्मा खड़े हुए, लड़े, जीत हार तो उनको पता ही थी। फिर ये सवाल कहां उठ गया कि उन्होंने समय खराब किया। क्या सदन में बोलना समय खराब करना है? फिर सदन ही क्यों? इस तरह के सवाल बड़े अहम हैं। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लौटेंगे तो नेता प्रतिपक्ष ने किन शब्दों में सरकार पर निशाना साधा और कैसे कहा कि जो नए विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने क्या बना दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी बहुत सुर में और लय ताल में थे। होते भी क्यों नहीं, बागी बलिया के रहने वाले हैं, जहां मंगल पांडे, चित्तू पांडे, बाबू साहब चंद्रशेखर, एक से एक दिग्गज बागी बलिया में हुए हैं। और बागी बलिया उसको इसलिए कहा जाता है कि वहां नेता बागी तेवर के होते हैं। वो बलिया का एक बैरिया भी है, वहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह भी अक्सर दिख जाते हैं। उनका जो बागी तेवर है वो दिखता है, कभी कभी सरकार के खिलाफ भी बोल जाते हैं। राम गोविंद चौधरी ने बहुत अहम सवाल उठाया। जब वो धन्यवाद, चुनाव के बाद धन्यवाद भाषण के लिए खड़े हुए, मुख्यमंत्री जी जब बोल चुके, तो राम गोविंद चौधरी ने बहुत अपनी एक अदा है उनकी बात करने की। उन्होंने नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल
को ये कहकर बधाई दी कि भाई आप हमारे अभिन्न मित्र के बेटे हैं, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा बधाई, शुभकामनाएं। आज अब इस पद पर आसीन हुए हैं। संवैधानिक पद पर आसीन होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, अब आसीन हुए हैं। लेकिन उन्हें साथ ही सवाल उठाए बड़ी खतरनाक और कातिल मुस्कुराहट के साथ में। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि भाई अब सदन होबे नहीं करेगा तो आप एको दिन वो आसन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इशारा किया जिस पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित बैठे थे। कहा हम बजट सत्र में कह रहे थे कि लोला दिए हैं, लोला देंगे, और आज आपको लोला दे दिए हैं। अब ये पूर्वांचल की भाषा है लोला, चौधरी साहब जाने हैं और सदन में बहुत सारे जो बैठे हुए लोग हैं वो जान गए होंगे। लेकिन अगर मध्य उत्तर प्रदेश में कहें तो इसे गोला देना कहते हैं, गोली देना कहते हैं, है ना। तो ये वही गोली दे दी राम गोविंद चौधरी की भाषा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तमाम जो विषय हैं उन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप किस लिए बने हैं। उनकी जो भाषण का लब्बो लुबाब यह था कि भाई आप बने किस बात के लिए हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष आपको किस लिए बनाया गया है। ये खेल हो गया आपके साथ में। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह वर्मा के प्रति उनको संवेदनाएं दी और कहा कि भाई समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी ही आपको नहीं चाहती थी, नहीं तो शायद आप बन जाते। अपने विधायकों के साथ भी धोखा किया। उसका जवाब राम गोविंद चौधरी ने दिया सदन में, लोले वाला जवाब। लोला कहा कि भाई लोला दे दिया आपको, ये पद वद कोई मतलब नहीं है। अब कितना सदन ही बचा है, चुनाव करीब आ गया है, कितनी बार सदन होगा। अब बार बार ये कहते हैं नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री जी कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, विशेष सत्र बुलाया जाएगा। एजेंडा तो बताते नहीं, केवल एक लाइन लिखकर आ जाता विशेष सत्र है। और उसके बाद जब विशेष सत्र होगा तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ही बैठेंगे, तो आपको अब वो आसन नसीब नहीं होने वाला। ये बात भी उन्होंने कह दी नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष को। सुनिए जरा राम गोविंद चौधरी ने किन शब्दों में स्वागत किया और क्या क्या बातें उन्होंने कही। बड़ी गौरतलब बातें कही उन्होंने। आज के निर्वाचित माननीय उपाध्यक्ष जो हमारे प्रिय मित्र के सुपुत्र जी हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनका मैं सम्मान करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि संसदीय परंपराओं के अनुसार, हालांकि मैं कहा था बजट सदन में, जब सदन में बजट पेश हुआ था कि ये लोला है, माननीय उपाध्यक्ष जी जब आज आपको यहाँ बैठा दिया गया, वहां नहीं बैठाया गया, तो हमको नहीं लगता है कि आप ऊपर कभी बैठ पाएंगे। कहेंगे अब तो सदन ही नहीं होगा। एक दिन होगा तो एक दिन होगा तो इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि माननीय अध्यक्ष जी का बैठना अनिवार्य इसलिए रहेगा। तो लोला है आपके मुंह में। तो वही बात हुई ना, चौधरी साहब कह गए कि भाई लोला दे दिए। ये राजनीति में लोला की परंपरा बड़ी पुरानी है। कोई गोला देता है और कोई लोला देता है। अब कहने का अंदाज है अपना अलग अलग, कहीं लोला है, कहीं गोला है, कहीं बीटी है, कहीं टीटी है। ये चलता रहता है। ये राजनीति भी अपने आप में टीटी है, मारे रहो, तुमने हमारी तरफ मारा, हम तुम्हारी तरफ मार देंगे, चलता रहता है। एक ब्रेक के लिए फिर रुक रहे हैं, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना के मुश्किल समय में अपनों को खोने का गम क्या होता है, ये इन आंखों से समझा जा सकता है।
बच्चों को वहाँ पे जब फ़ोन आया तो मैं वही बड़े भैया के पास गया। मैंने, भैया ऐसा हो गया। तो भैया भी एकदम से चिल्लाए, क्या हो गया? तो बच्चे वहीं थे सामने ही। बिटिया को पता चल गया। बिटिया बहुत रोई है, बहुत जोर से, कि अब क्या होगा, मेरी मम्मी को ला दो, मेरे पापा को कौन देखेगा। वीडियो कॉल पे बोलते थे कि मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल में खुद कोरोना पॉजिटिव थी उस टाइम पे, मैं क्वारंटीन हो रखी थी। तो भैया देख के आए और उस समय वो सो रहे थे। थोड़ी देर में घर पे फोन आ गया कि वो अब नहीं है। अभी मम्मी को ढूंढती है तो घुमाने ले जाती हो कि दिन रात ऐसी बोलती मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। सोते समय भी कहती थी कि यहाँ पे मम्मी सोती थी। रास्ते में ले जाता हूँ तो कहते हैं यहाँ पे मम्मी, हर पूरी कॉलोनी के चक्कर कटाती है कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो। जो भी आती है वहाँ पे लेडीज उनसे पूछती मम्मी कहाँ है। उनकी माँ की ये इच्छा थी, वो उनका सपना प्लान बहुत थे हमारे दोनों के, घर बनाने का, लड़की की शादी करने का और इसको पढ़ाने का। तो वो तो चली गई, मैं कोशिश करूँगा। कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद जब सामने पहाड़ सी जिंदगी जीने की चुनौती थी और साथ कोई नहीं था, उस मुश्किल वक्त में इन सभी का साथ देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की वात्सल्य योजना, जिसने आज इन चेहरों में एक आत्मविश्वास जगाया है कि वो अब अकेले नहीं हैं। उत्तराखंड सरकार का साथ उनके साथ है। तो ये कि वात्सल्य योजना से हमको ये बेनिफिट होगा, बच्चों के डायरेक्ट कोई ट्यूशन फीस नहीं रुक रही है ना, और डायरेक्ट अकाउंट्स में हमें किसी के आगे जाना नहीं पड़ा। आगे जिंदगी में सरकार ने जो मदद की है सब लोगों को, आदमी को सारा मिल जाता है। जो बहुत ही लाचार है, घर से हिम्मत आ जाती, चलो भाई थोड़ा बहुत आने को सहायता मिल रही है। तो वात्सल्य योजना इन जिंदगियों के लिए सहारा बन रही है और आगे आने वाली मुश्किलों को दूर कर रही है। आज वात्सल्य योजना के सहारे कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के जीने का आधार बन रही है उत्तराखंड सरकार। 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता पिता एवं संरक्षक की मौत पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल के लिए वात्सल्य योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें इस योजना के माध्यम से बच्चों को 3-3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही उनकी शिक्षा, पोषण व संरक्षण का भी प्रावधान उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड सरकार द्वारा 5% के क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। कोरोना काल में अनाथ हुए इन बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार आज उनके जीने का एक मजबूत आधार बन रही है ताकि उनकी जिंदगी का हर मकसद पूरा हो सके। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए सहारा बनी उत्तराखंड सरकार। वात्सल्य योजना से देश के उज्जवल भविष्य के सपने को करना है साकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के उद्घाटन के वक्त आज चुनाव को लेकर, विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर विशेष सत्र आहूत किया गया था। सत्र शुरू होने के दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संबोधन किया तो पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देना नहीं बोले मुख्यमंत्री।
कल्याण सिंह का राजनीति में योगदान, सदन में उनकी भूमिका, तमाम मसलों पर योगी आदित्यनाथ ने अपने विचार रखे और कल्याण सिंह के जरिए पिछड़ों को एक संदेश भी देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़ों और अति पिछड़ों की सबसे हिमायती पार्टी है। सुनिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त 2021 को लगभग 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव मडोली में हुआ था। उन्होंने BA LT की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर अध्यापन कार्य शुरू किया। 1962 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने लगभग 6 दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में कुछ उच्च मानदंड स्थापित किए। दरअसल सदन के प्रारंभ में अपने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा है। उन्हें याद करने के, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को याद करने की परंपरा रही है और इस सत्र में भी इसका निर्वहन किया गया। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द बार बार मुख्यमंत्री ने उसे दोहराया, वो है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता। कई बार ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सत्ता में है, मुख्यमंत्री, उनके मंत्री इस बात को कहते हैं कि भाई विपक्ष सकारात्मक नहीं है और वो तर्क देते हैं, दलील देते हैं। कोई हवाई बातें नहीं करते, वो बाकायदे दलील देते हैं कि कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया। उदाहरण नंबर 1, 4.5 साल के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष का एक कैंडिडेट नहीं ले पाए, कैंडिडेट सामने नहीं ला पाए, ये भी सकारात्मक ना होना है। और अब जब चुनाव कराया जा रहा तो आरोप लगा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती लोगों को वोट डलवा दिया, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने आरोप लगाए हैं इस तरीके के कि बूथ कैप्चरिंग हो गई। इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सकारात्मकता पर सवाल किए और चोट किए और कहा कि विपक्ष सकारात्मक नहीं है। अब ये तो हुआ एक तस्वीर का एक पहलू कि विपक्ष सकारात्मक नहीं है। मुख्यमंत्री ने उसकी दलीलें भी रखी कि भाई इन पहलुओं पर सकारात्मक नहीं है। लेकिन हम ये सवाल यहां खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष कितना सकारात्मक हो जाए या और क्या सकारात्मक हो जाए, या सत्ता पक्ष क्या चाहता है, क्या विपक्ष कहां चला जाए, सदन में ना आए, आवाज ना उठाए, सड़क पर प्रदर्शन ना करे, विधानसभा के बाहर हंगामा ना करे। ये सकारात्मकता है तो विपक्ष को सोचना चाहिए सरकार के इस प्रस्ताव पर। क्या किसी जेन्युइन मुद्दों पर सवाल उठाना सकारात्मकता को कटघरे में खड़ा करता है? ये बड़ा अहम सवाल है। सकारात्मकता की परिभाषा क्या है? पॉजिटिविटी की परिभाषा क्या है कि आप पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव कहते हैं लोग, नेगेटिव मत होइए। वो परिभाषा क्या है? एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि वही पॉजिटिव, वही सकारात्मक व्यक्ति है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, दुनिया के भवदंत से मतलब नहीं रखता, वही एक सकारात्मक व्यक्ति है। यह सकारात्मकता की परिभाषा है। अब उस अहम मुद्दों पर सरकार पर सवाल ना उठाए, यह सकारात्मकता है। जनता की बात सदन में ना रखे,
ये सकारात्मकता है? क्या विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए? इसे विपक्ष को भी तय करना है और सत्ता पक्ष को भी तय करना है कि भाई अगर सरकारी कामकाज चलाने में आप सकारात्मक नहीं हो रहे हैं तो आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ये बात तो सही है, लेकिन आप उस पैमाने को नाप लीजिए कि सत्ता पक्ष आपसे सकारात्मकता के नाम पर क्या चाहता है। अपने सारे अधिकार उसे सौंप देना सत्ता पक्ष को। जो लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को सरेंडर कर देना सकारात्मकता है। इस पर एक बड़ी बहस की जरूरत है और मुझे लगता है कि इस पर विधानसभा के अंदर बहस होनी चाहिए, क्योंकि टीवी चैनलों पर और सड़क पर इसकी बहस हो नहीं सकती। इसका कोई सार्थक हल निकलने वाला भी नहीं। तो मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, हालांकि मैं सदस्य नहीं हूं विधानसभा का, मुझे कोई अधिकार नहीं है, मेरी इस बात का उन पर कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा कोई मतलब नहीं इस बात का, लेकिन भारत के एक नागरिक के नाते मैं इस बात को अवश्य कहूंगा। अपने जो विधायक गण हैं उनसे मैं कहूंगा कि इस मुद्दे को सदन में उठाएं कि भाई सकारात्मकता है क्या, विपक्ष को कैसे सकारात्मक रहना चाहिए, उसके लिए कोई आचार संहिता बनी है, कोई व्यवस्था है। इस पर एक खुलकर सदन के अंदर विधानसभा के अंदर बहस होनी चाहिए। और तभी मुझे लगता है कि जो बार बार ये आरोप लगते हैं सत्ता में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो सत्ता में रहता है वो विपक्ष पर यह आरोप लगाता है कि विपक्ष नेगेटिव है, सकारात्मक भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। तमाम राजनीति के तमाम प्रकांड विद्वानों ने, संसदीय मर्यादा, संसदीय व्यवस्थाओं के मर्मज्ञों ने इस बात को कहा है कि विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए। जो जनहित के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, इन पर सरकार के साथ होना चाहिए। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन फिर वही सवाल कि क्या जनता की आवाज को सत्ता पक्ष के पास गिरवी रख देना सकारात्मकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आत्ममंथन करना होगा। जरा सुनिए कि सबसे बड़े विपक्षी दल के द्वारा किसी युवा चेहरे को आगे करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में उनके मनोनयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयास होगा, लेकिन कोई सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग ही किसी युवा को यह दायित्व दें। और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी सदस्य को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, मुख्यमंत्री को सुना आपने, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सकारात्मक पहल नहीं की विपक्ष ने। अब ये क्या बात हुई, कब इसको लाया जाना चाहिए था नाम आगे, ये विपक्ष जाने और सत्ता पक्ष जाने। लेकिन जो सकारात्मकता को लेकर जो हमने मुद्दे रखे या सवाल उठाए वो अपनी जगह जायज़ हैं। मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कहा कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है, नितिन अग्रवाल युवा है, अनुभवी हैं, उनको हमने आगे कर दिया, उनको एक विधायक को अगर हमने उपाध्यक्ष बना दिया युवा विधायक को तो वो विरोध कर रहे हैं। युवा विरोधी समाजवादी पार्टी, ये इस तरीके के तीखे हमले समाजवादी पार्टी पर किए। मैं फिर कहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों को एक साथ बैठकर कुछ पैमाने तय करने होंगे, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, तभी संवैधानिक तंत्र को चलाया जा सकता है। एक ब्रेक के लिए फिर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधानसभा के अंदर बहुत सारी बातें हुई। मौका उपाध्यक्ष के चुनाव का था, जैसा कि हम बता रहे हैं, लेकिन इस दौरान तीखी नोकझोंक, तंजबाजी, ये सब भी हुआ। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कहा कि भाई 22 एक दूसरे पर तंज कसा, कहा कि 22 आपको भी हैसियत बता देगा और आपको भी। तो सवाल यही है कि 22 का बादशाह कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्त सबको समझा देता है। ये जो चुनाव है विधानसभा उपाध्यक्ष का, इसने संकेत दे दिए हैं। 22 में क्या होगा ये पता चल गया है। चुनाव परिणाम उपाध्यक्ष का ये साबित करता है और उन्होंने साफ तौर पर ये तंज कसा। योगी जी को सुनिए पहले। जब आमने सामने बैठ करके दोनों वर्ग के सदस्य अपनी बातों को कह देते हैं, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। मैं देख रहा था सुबह जिसने 23 में नेता विरोधी दल यहां आए थे, लेकिन बाद में जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उनको परिणाम तो मालूम ही था कि परिणाम क्या होने जा रहा है। अगले 2022 का विधानसभा का भी परिणाम क्या होने जा रहा है, तो इसलिए हाथ छोड़ करके चले गए थे बाद। योगी जी गजब हैं। कह भी सब कुछ लेते हैं और कहते हैं बुरा भी मत मानो, मतलब बुरा भी मानने में रोक लगाए हुए। चलिए योगी जी फिर योगी जी हैं, जरा सुनिए राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष को कि इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। कुछ भी हो, हम जितना संख्या में है उससे हमारी संख्या बड़ी है, और यही संकेत है कि 22 के चुनाव में
हमारी संख्या बढ़ेगी, हम वहाँ जाकर के बैठेंगे। तो दोनों ने बता दिया कि 22 का बादशाह हम हो रहे हैं और 22 का बादशाह हम हो रहे हैं। दोनों ने खुद को बादशाह घोषित कर लिया है सदन के अंदर। शायद ये आखिरी सदन होगा, शायद एक आधा विशेष सत्र कोई हो जाए तो हो जाए, नहीं तो आखिरी सदन है ये चुनाव जाने से पहले। विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के मौके पर तमाम तरीके की आपको हमने तस्वीरें दिखाई। घात प्रतिघात, तंज, फिर बराबर करना, फिर तंज कसना, ये तमाम दृश्य बड़े होते हैं विधानसभा के अंदर। बड़े यादगार भी ये दृश्य होते हैं, बड़ी यादगार बातें भी वहाँ होती हैं, क्योंकि ये प्रदेश की भलाई के लिए सदन बना है और यहाँ भलाई की बातें होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ तंज, घात, प्रतिघात भी होते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया। नितिन अग्रवाल सपा के बागी विधायक विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए। निर्वाचन के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे पहले के न्यूज़ ने नितिन अग्रवाल से बात की। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिव प्रताप ने कई सवाल रखे, नितिन अग्रवाल ने उनके बखूबी जवाब दिए, सुनिए जरा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल जी। सर, सबसे पहले के न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से पूरा इस सियासी प्रकरण चला है, आप समझ रहे होंगे इशारा क्या है, क्या कहेंगे सर उस पर? नहीं, देखिए ऐसा है, डिप्टी स्पीकर विधानसभा उपाध्यक्ष का पद 2007 के बाद किसी सरकार ने नहीं उसमें किसी को अपॉइंट किया, और एक ये संवैधानिक पद है। मेरा मानना है वो सरकारें दो बीच में सरकारें आई, बीएसपी की भी आई, समाजवादी पार्टी की भी आई, और एक ये संवैधानिक परंपरा है कि अगर विधानसभा में अध्यक्ष है तो विधानसभा में उपाध्यक्ष भी होना चाहिए, और विधानसभा उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का होता है। लेकिन इन दोनों सरकारों ने इस परंपरा को नहीं निर्वहन किया, और मैं आदरणीय नेता सदन जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन किया और प्रदेश में 14 वर्ष बाद विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है। इसके लिए उनका भी आभार है, और जिन्होंने आज मेरा समर्थन किया है उनका भी बहुत बहुत आभार है। लेकिन सर, विपक्ष की तरफ से तो सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि परंपराएं तोड़ी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी परंपरा तोड़ रही है, उसका कोई विश्वास नहीं विधानसभा परंपराओं में। नहीं, अब आरोप तो उनको कुछ ना कुछ बात वो कहेंगे ही, उनके पास कहने के लिए है क्या। परंपरा अगर हम तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है तो वो ये भी बताएं कि उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन क्यों नहीं किया। 2012 से 2017 तक उनकी भी सरकार रही, अगर वही बहुत परंपरा का निर्वहन कर रहे होते तो उन्होंने ही विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया होता उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं केवल इतना कहूंगा, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो विपक्ष को करना ही है। जनता देख रही है कि कौन विधानसभा की परंपराओं का पालन कर रहा है, कौन संवैधानिक पदों का सम्मान कर रहा है। और मैं इसमें कह सकता हूं कि जिस तरीके से विधानसभा उपाध्यक्ष पद का आज चुनाव हुआ है, हालांकि मैं चुनाव के पक्ष में नहीं था, मैं तो ये मानता हूं कि संवैधानिक पद है इसलिए इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी ने इसमें प्रत्याशी खड़ा करके विवाद खड़ा करने के प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में सभी माननीय सदस्यों ने जो मेरा समर्थन किया उसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। आंकड़ों की बात करें तो सीधे तौर पर आपके पक्ष में पहले से परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रत्याशी उतारा गया। इसे किस तरीके से, किस नजरिए से आप देखते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें भी पता था कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, और ये माननीय नेता विरोधी दल ने अपने आज के भाषण में स्वीकारा भी। उनको केवल इस संवैधानिक पद का विरोध करना था जो उन्होंने किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो संविधान में विश्वास नहीं करते और संवैधानिक परंपराओं में विश्वास नहीं करते। लेकिन उन्होंने तो आपको कहा कि 6 महीने का जो छोटा सा वक्त बचा हुआ है, सदन खत्म होने वाला है, अब कुछ ही वक्त में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर से नई सरकार का गठन होगा। तो ऐसे वक्त में उपाध्यक्ष की याद आई है भाजपा सरकार को, और आपको और भी बहुत सी चीजें कही जो हम नहीं कर। नहीं, उन्होंने तो बहुत चीजें कही है, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता। 4.5 वर्ष में वही प्रत्याशी दे देते, मगर वो मेरा
वो मेरे चुनाव पे उनको आपत्ति है तो वो 4.5 वर्ष का कार्यकाल बीत गया, वही सरकार से कह देते कि हाँ ये समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होना है और इसके आप उपाध्यक्ष बनाइए। देखिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। उपाध्यक्ष पद एक संवैधानिक पद है। आज ये पद सृजित हुआ है, उसमें अपॉइंटमेंट हुआ है, मैं इस पद पे आया हूँ और जो भी आगे जिम्मेदारियां इस पद की हैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। सर, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया बूथ कैप्चरिंग का, क्या संभव है सर? जो बहुजन समाज पार्टी जिसने वॉकआउट करा है, जो इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुई, वो ये कैसे कह सकती है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है कि नहीं हुई है? और धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, जिनका कहना है आरोप प्रत्यारोप विपक्ष का काम है, वो करता रहेगा, लेकिन जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें उचित तरीके से निर्वहन करना मेरी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ शिवताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। तो नितिन अग्रवाल ने बताया कि भाई कई बार वो आपने अगर सुना होगा ना तो कई बार कहते रहे, बार बार ये ध्वनित करते रहे कि नहीं अगर उनको ऐसा था तो हमने ऐसा नहीं किया। फिर अपने आप को उन्होंने करेक्ट किया कि भाई मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूँ अभी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है, गिव एंड टेक का खेल है। कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नितिन अग्रवाल बहुत प्रमुख हैसियत रखा करते थे। हवा बदली, सपा बदली, नितिन अग्रवाल भाजपा के साथ है। यहाँ फिर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश भर में करीब 30 से अधिक प्रमुख स्टेशनों पर किसानों ने ट्रेनें रोकी और हंगामा किया। ट्रैफिक पटरी पर लेटकर किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानून और लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी न होने से किसान नाराज हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पूरे राजस्थान, देश के तमाम इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, यातायात बाधित कर दिया। 50 से अधिक प्रमुख ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और चारों तरफ तमाम तरीके से ये बातें कही गई कि किसानों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, आम नागरिक परेशान है, ये सब बातें कही गई। एक मीडिया का भी खास एक वर्ग है जो इस तरह प्रोजेक्शन करता है। ऐसे चाहे जाम में 5 घंटे फंसे रहो, किसी सरकार को नहीं गरियाएंगे, लेकिन अगर किसान ने कोई आंदोलन कर दिया तो फिर सबसे ज़्यादा अर्जेंसी हो जाती है इस देश में। जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं इस देश के, या देश की फिक्र करने वाले, बुद्धिजीवी तो नहीं कहेंगे,
तो देश की फिक्र करने वाले जो सो कॉल्ड लोग हैं अचानक चिंता करने लगते, जनता को बड़ी दिक्कत हो गई। जनता मैन होल में गिर के मरी जा रही, जनता भूखों मरी जा रही, जनता के पास रोजगार नहीं है। जनता 5-5 घंटे अगर बारिश हो जाती है तो दिल्ली जैसे नगर में 5-5 घंटे जाम लग जाता है, दिल्ली जैसे महानगर में। उसके लिए जनता को फिक्र नहीं, लेकिन किसान आंदोलन कर रहा तो उसमें बहुत आफत आ गई। चलिए, किसानों के एक आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक उसे होना चाहिए। राकेश टिकैत ने भी इस बात को कहा, किसानों के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि अभी ये आंदोलन था, लेकिन जिस तरीके से 3 कृषि कानून का विरोध हम कर रहे हैं, चौथी 5वीं मांग लखीमपुर में अगर गिरफ्तारी और बर्खास्तगी मंत्री की नहीं हुई तो एजेंडे में इसे भी शामिल करेंगे और लखनऊ में भी एक महापंचायत की जाएगी। ये तो किसानों की बात हुई। अब हम अपने चलते चलते सेगमेंट में आते हैं। हमारे साथी बार बार कह रहे थे कि भाई ये काली गाजर का हलवा इसे ज़रूर लीजिएगा, काली गाजर का हलवा इसे ज़रूर ले लीजिएगा। साथियों का इतना अनुरोध है तो लेना ही पड़ेगा। हमने तो कड़कनाथ के बारे में सुना था कि लोग बहुत कड़कनाथ के गुण गाया करते हैं, मांसाहारी लोग, लेकिन चूंकि बात महंत योगी आदित्यनाथ ने कही है तो जाहिर सी बात वो मांसाहारी तो हो नहीं सकती, तो शाकाहारी बात होगी। गाजर की बात उन्होंने की। जब सदन में निर्वाचन के बाद, विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचन के बाद जब मुख्यमंत्री बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर तंज किया, चुटकी ली, शुद्ध भाषा में कही चिकाई ली उनकी कि भाई ये बहुत मेहनत करते हैं, थक गए हैं, इनको कुछ प्रोटीन की ज़रूरत है, इन्हें काली गाजर का हलवा खिलाया जाए। और कहा हो तो बलिया के आप रहने वाले, वहाँ खूब काली गाजर मिलती है। फिर पीछे पलट के देखे, कहा भाई बलिया वाले कहाँ हैं विधायक जी? पीछे से आवाज़ आई सुरेंद्र सिंह, बैरिया वाले सुरेंद्र सिंह। योगी जी बहुत उनसे त्रस्त रहते हैं और वो भी बहुत त्रस्त रहते हैं, विधायक जी भी। खैर मुस्कुरा के योगी महाराज ने विधायक का नाम लिया, कहा भाई इनको काली गाजर उपलब्ध कराओ, कुछ खाए पिए, इससे ताकत वाकत बढ़ेगी। तो बस इस काली गाजर के हलवे के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आपको भी कहीं काली गाजर मिले तो आप भी आनंद लीजिएगा और हमें लिखकर या ईमेल करके, व्हाट्सएप करके या जो भी माध्यम हो, या फ़ोन करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। उम्र में बड़े हैं और नहीं, सही मैं बता रहा हूं कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है कभी कभी, और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ पे जो बलिया के माननीय सदस्य हैं उनसे मैं कहूंगा, सुरेंद्र सिंह, इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं